हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। समीकरणों के हल को ज्ञात करने का जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, किस तरीके से किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को, क्योंकि समीकरण तो कई तरीके के होते हैं, उसमें से हम एक टाइप जो कि है रैखिक समीकरण युग्म, उसके हल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने दो मेथड प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का पहले ही अध्ययन कर लिया है। आज हम वज्र गुणन विधि सीखेंगे। ठीक है, अगर आपने इन दोनों विधियों को नहीं देखा तो पहले इन दोनों विधियों को देखिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन दोनों विधियों से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे वज्र गुणन विधि की किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो इन जनरल हमारे पास जो इक्वेशन होती है, वो रैखिक समीकरण युग्म की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहां a1 x का गुणांक है, b1 y का गुणांक है और c1 कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद है समीकरण 1 के लिए। a2 x का गुणांक है, b2 y का गुणांक है और c2 अचर पद कांस्टेंट टर्म है समीकरण 2 के लिए। अब किस तरीके से वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो इन जनरल जो फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इस्तेमाल किया जाता है, उस फार्मूले का जो डेरिवेशन होता है, निगमन होता है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, बाय प्रोसेस भी इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हमें इस मेथड का जो रिजल्ट आता है, यानी जो फार्मूले के फॉर्म में रिजल्ट आता है, उसका भी इस्तेमाल करके हम दिए गए इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगर वो इक्वेशन सॉल्व करने का जो फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होता है, अगर वो आपको याद हो गया तो इन सबसे जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे होगा। अभी इसमें करना क्या होता है, आपको कुछ चीजें याद करनी होंगी बाय प्रोसेस। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है x अपान y अपान, बीच में इक्वलिटी का साइन और 1 अपान। ठीक है, इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इसी फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये c1 इस तरफ है तो पहले c1 को इस तरफ लेकर आइए, इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में उसे लिखिए। ठीक है, फिर स्टार्टिंग करिए b1 से, b1 b2 c1 c2। साइक्लिक फॉर्म आपको मैंने पहले भी बताया है, आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये पहले से ही पता होगा। साइक्लिक फॉर्म में होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हमने a लिया तो a के बाद क्या आता है b, और b के बाद क्या आता है c, फिर c के आफ्टर a के आफ्टर b, b के आफ्टर c। ठीक है, तो b1 b2, तो b1 के बाद क्या आएगा c, तो b1 b2, फिर c1 c2, c1 c2 के बाद क्या आएगा a1 a2, तो इसके नीचे लिखिए a1, नहीं यहाँ पर c1 c2 ही लिखिए, जो चीज यहाँ आएगी वो चीज यहाँ भी लिखिए, सेम चीज इस तरीके से यहाँ हो जाएगा c1 c2, फिर यहाँ पर क्या आएगा a1 a2, फिर यहाँ पर a1 a2 और लास्ट में आएगा आपका b1 b2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेट करना है। फिर जिधर आप एरो लगा रहे हैं इसे मल्टीप्लाई करिए इस तरीके से, और ये डॉट वाला जो है इसको माइनस करके, इसे भी मल्टीप्लाई करना है पर माइनस करके, अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये आप लिखेंगे x अपान b1 c2 माइनस b2 c1, यानी ये जो डॉटेड वाला है वो माइनस के बाद इनका प्रोडक्ट लिखा जाएगा b2 c1, दैट इज इक्वल्स टू y अपान c1 a2 माइनस c2 a1, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपान a1 a2 a1 b2 माइनस a2 b1, इस तरीके से। अब आप देखिए ये तीनों इक्वेशन इक्वल है, तो आप एक बार इसको इसके इक्वल रखिए और एक बार इसको इसके इक्वल रखिए, तो जब ये वाली इक्वेशन उसके इक्वल रखी जाएगी तो x अपान b1 c2 माइनस b2 c1, और ये बराबर होगा 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 के। अगर हम इस चीज का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, इसको यहाँ भेजे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंश में, क्योंकि इधर हर है, बराबर के दूसरी तरफ अंश में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा b1 c2 ऊपर जाएगा माइनस b2 c1 अपान ये जो चीज नीचे यहाँ पे पहले से है a1 b2 माइनस a2 b1। तो आप देख सकते हैं इस फार्मूले की मदद से, अगर आपको ये फार्मूला याद हो जाए कि x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1 होता है, और
a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो होता है क्रमशः पहले और दूसरे समीकरण में यक्स वाई और कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, यानी यक्स वाई का गुणांक और कांस्टेंट टर्म होता है। ऐसे अगर आप इसे इसके बराबर रखेंगे तो आप यही इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस सिस्टम को अगर आप यहां लेकर जाएंगे तो एक में इसका हो जाएगा गुणा, और जब 1 में इसका मल्टीप्लाई होगा तो किसी भी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम नंबर मिलता है, इसलिए ये हो जाएगा y बराबर c1a2 माइनस c2a1, यहां चला जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1 और बटे कितना a1b2 माइनस a2b1। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, यक्स और वाई का डायरेक्ट, अगर आपको ये दोनों फार्मूले याद है, कोई भी इक्वेशन जो रैखिक समीकरण युग्म का हो उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसमें यक्स और वाई जो वेरिएबल है उसका मान आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सीख जाएंगे। अगर आपको ये फार्मूले नहीं याद होते तो बाय प्रोसेस ऐसे ही आपको करना है, इक्वेशन ऐसी करनी है आपको, इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखना है, इक्वल्स टू जीरो दोनों तरफ रहना चाहिए, मतलब आरएचएस में आपका जीरो हो, एलएचएस में सारे इक्वेशन के सारे पद एलएचएस में हो। फिर यहाँ पर यक्स अपान इज इक्वल्स टू वाई अपान इज इक्वल्स टू 1 अपान लिखिए, फिर b1 से स्टार्ट करिए, b1 b2 c1 c2, फिर यही चीज यहाँ लिखिए c1 c2 a1 a2, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म यही होता है, चक्रीय रूप यही होता है, a के बाद b के बाद c, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस तरीके से। फिर c1 c2 के बाद a1 a2 आएगा, a1 a2 के बाद फिर b1 b2 आ जाएगा, वहीं पर स्टॉप करिए। ऊपर से चलिए, ऊपर वाले को आगे लिखना है, फिर माइनस करके नीचे वाले जो पीछे वाले हैं उनका मल्टीप्लाई करना जो नीचे सी। तो b1 c2 माइनस b2 c1 c1 a2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1। इस इक्वेशन में देखिए तीनों एक आपस में इक्वल है, तो एक बार इसको इसके इक्वल कर दीजिए, एक बार इसको इसके इक्वल कर दीजिए। तो यहां से x इज इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a2 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1, और y इज इक्वल्स टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से आपको दो फार्मूले मिल गए, और इसी फार्मूले की मदद से आप x और y यानी जो रैखिक समीकरण युग्म है उसमें जो दोनों वेरिएबल्स टर्म है उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, इन तीनों विधियों को सीख लिया है, और मुझे उम्मीद है कि इनकी मदद से आप इक्वेशंस के क्वेश्चंस को या किसी भी क्वेश्चन में जहां कहीं भी इक्वेशन का इस्तेमाल होगा उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। प्रतिस्थापन विधि में एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था, जैसे मान लीजिए ये दोनों इक्वेशन आए, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से आपको किसी एक चरपद का मान निकालना होता था, और फिर दूसरे इक्वेशन में उसी चरपद के स्थान पर उसका मान ट्रांसफर कर देना था, प्रतिस्थापित कर देना था, सब्स्टिट्यूट कर देना था, और फिर पूरी इक्वेशन जो दूसरी वाली है वो किसी एक चरपद में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां से यक्स का मान निकालेंगे और यहां रख देंगे, तो पूरा यहां से जब यक्स का मान निकालेंगे तो वाई के केस में बनेगा, यहां पर जैसे ही रखेंगे तो पूरी इक्वेशन वाई में बन जाएगी। एक इक्वेशन एक चरपद में है तो उसका मान आसानी से निकाला जा सकता है कि नहीं। आपको पता है कि जितने भी चरपद हैं अगर हमारे पास उतने ही इक्वेशन हो, नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अगर इक्वल है, तभी हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करके सारे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से दूसरी इक्वेशन जब किसी एक चरपद में कन्वर्ट हो जाएगी तो वहां से बड़ी आसानी से आप उस चरपद का मान निकाल लेंगे, और फिर उस चरपद का मान किसी भी इक्वेशन में रखे, चाहे एक चाहे दो, दूसरे वाले चरपद का मान निकाल लेंगे। इस विधि को आपने बोला प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद विलोपन विधि, जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, एलिमिनेट करना, गायब करना, हटाना। इसमें हमने सीखा कि यक्स और वाई के जो गुणांक हैं, यक्स और वाई के जो गुणांक हैं दोनों समीकरणों में, इनमें किसी एक के गुणांक को हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, और ये प्रोसेस बाय मल्टीप्लिकेशन कुछ संख्याओं से गुणा करके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऊपर b1 और b2 के गुणांकों को हमें, सॉरी y के गुणांकों को हमें बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे कि b1 और b2, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 का गुणा कर दीजिए, तो ये 5 3 15, और यहाँ 3 है तो 3 5 15, यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए, यहाँ 5 है, तो इस तरीके से 15 और 15 बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जिस संख्या से हम गुणा करते हैं वो इन तीनों पदों में होगा, इक्वेशन में 3 पद जो है उन तीनों पदों में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे,
अगर दोनों चिन्ह विपरीत होंगे बीच वाले या आगे वाले जैसे भी है तो उन्हें जोड़ देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी गायब हो जाएंगे, यानी एक चरपद पूरा हट जाएगा, बचेगा दूसरा चरपद, उसे सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करेंगे। और जैसे प्रतिस्थापन विधि में एक चरपद का मान निकालने के बाद किसी भी इक्वेशन में रख के हम दूसरे चरपद का मान बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। इस विधि को हमने बोला विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। आज हमने सीखा वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि इसी तरीके से आपको करना है। x और y इस फॉर्मूले को अगर आपने याद कर लिया, जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है क्रमशः दोनों समीकरणों में x और y के गुणांक और साथ ही साथ नियतांक यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो है, तो बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों मेथड में जितना टाइम लगेगा अगर आपने इसको याद कर लिया उससे कम टाइम में आप वज्रगुणन विधि का इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रही होगी और आपकी प्रिपरेशन में इन वीडियोस का कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इन वीडियोस से आपको हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।